आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक साइंस का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकेगा मैं उतना आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, इजी से इजी समझ में आए और ऐसा समझ में आए कि आपको हमेशा वो चीज याद रहे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग का क्या है फर्स्ट चैप्टर, क्या क्या हमें पढ़ना है उसमें। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, देखते हैं इसमें मैटर इन अवर सराउंडिंग में क्या पढ़ना है हम लोग। तो देखिए, आप लोगों को टोटल 5 टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। क्या क्या है? 5 टॉपिक्स हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इवेपोरेशन। ये सारा हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 टॉपिक्स के कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं और उन सब टॉपिक्स को समझाने के लिए कुछ एक्टिविटीज दी गई है। ये सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि क्या है चैप्टर जो हमारा चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग क्या कहता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग क्या मतलब है इसका। देखिए, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, जो भी मैटर के बारे में आपने पढ़ा है इसमें कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये समझ लीजिए कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसा आपने पढ़ा है। तो हमें यही पढ़ना है कि जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, जो भी हमारा आसपास का जो भी हम देखते हैं, उनमें जो मैटर है, ठीक है, तो वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यही सब हम इस चैप्टर में समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया कि मैटर्स में जो भी हम सांस लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, पीते हैं, प्लैनेट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सबको पानी की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, रहने के लिए जमीन की जरूरत होती है, ठीक है, और सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है। तो जनरली ये 3 चीजें हैं। ठीक है, और मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होती है जिसका कोई वॉल्यूम हो, ठीक है, जो कोई स्पेस कवर करे। ठीक है, क्या होता है? मैटर ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है, और उसका कुछ मास होता है, यानी वो कुछ जगह कवर करता है ना, तो उसका कोई ना कोई मास होगा। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल इतनी जगह में है तो इसने इतना मास ऑक्यूपाई कर रखा है इस जगह का। ठीक है, ये बुक है जो, या आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आपने कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि पुराने समय में जो फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन फिलोसफर ने एलिमेंट्स को 5 पार्ट्स में बताया था, जिसको वो क्या कहते थे? पंच तत्व। 5 तत्व कौन कौन से 5 तत्व थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, जमीन, आग, आसमान और पानी। ये 5 एलिमेंट्स थे उनके लिए, जिन्हें वो 5 तत्व कहते थे। ठीक, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड टू सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इनके हिसाब से, जो अपने इंडियन फिलोसफर थे, इनके हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग जो भी कुछ प्रेजेंट है, वो सारी चीजें इन 5 चीजों से ही मिलकर बनी है। ठीक है, उसके बाद एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर आए, उन्होंने इसी को आधार मानकर, ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन दिया मैटर का। क्या दिया? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। 2 टाइप की क्लासिफिकेशन दी। क्या क्या? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। यानी कि जो मैटर है उसकी कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ ना कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे कि मैटर बेस्ड कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या वो दिखाते हैं अपनी, कैसे हमें पता चलेगा कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था यहाँ पे? फर्स्ट टॉपिक था आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसके 2 सब पार्ट थे और 2 एक्टिविटीज थी। ठीक है, आइए पहले इनको कवर करते हैं, ये क्या है। तो यहाँ पे है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकली वो क्या है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सब टॉपिक, उसके बाद उसी में 2 सब टॉपिक हैं। क्या क्या है? एक तो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल। पहली चीज तो ये बताई गई है कि मैटर जो है वो मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कण, जिन्हें आप कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे कण। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter is made up of particle like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or a particulate. यानी कि मैटर जो है वो एक पूरा ही एक कोई चीज है, ये पूरी ही एक कोई थिंग है, या ये जो थिंग है ये कोई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है। जैसे सैंड है,
वो जो सैंड होती है वो सैंड किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल से, सैंड पार्टिकल से। ऐसे मैटर जो है वो मैटर भी किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे अभी कि जो गैसियस स्टेट है, जो लिक्विड स्टेट है और जो सॉलिड स्टेट है, ये जो भी स्टेट है इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के पार्टिकल्स हैं? छोटे पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, या इनमें गैप ज्यादा है या इनमें गैप कम है? हम यही चीज इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है इन्होंने। क्या किया? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड, एक एक्टिविटी है। क्या है वो एक्टिविटी? देखिए, 100 ml का एक बीकर लेना है, ले लिया यहाँ पे। फिल हाफ द बीकर विद द वाटर। जो ये बीकर हमने लिया है, इसको आधा किससे भरते हैं हमने? पानी से। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और एक मार्क कर लिया हमने कि हाँ वाटर का लेवल यहाँ तक है। ओके, उसके बाद डिसॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड के जरिए इसमें हमने शुगर या सॉल्ट, इनमें से कुछ हमने इसमें डाला बीकर में। ठीक है, या सॉल्ट डाला या हमने शुगर डाली। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आएगा? What does it what do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? तो क्या कह रहे हैं कि हुआ क्या, जब हम नमक किसी पानी में डालते हैं और उसको अगर छोड़ दें तो क्या होता है? नमक उसमें घुल जाता है, हमें नहीं दिखता वो नमक कहाँ गया। जो हमने सॉल्ट डाला वो उस वाटर में कहाँ गायब हो गया? क्या जादू हो गया उसमें? ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी, व्हाट वाज देयर इन द स्पून? सॉल्ट और शुगर। हाउ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर? दिस इज illustrated in figure 1.1 में दिखाया गया। When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between particle of water। ठीक है, तो क्या हुआ? जो हमने सॉल्ट डाला, इसमें हमने बीकर में जो सॉल्ट डाला, वो सॉल्ट क्या किया? उस सॉल्ट ने जो वाटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट है ना, जो भी स्पेस प्रेजेंट है, यानी कोई ना कोई स्पेस होगा वाटर में, तो जो भी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, उन स्पेस को किसने कवर कर दिया? सॉल्ट के पार्टिकल्स ने। चाहे कोई भी मैटर हो, उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए जो ये स्पेस वाटर के बीच में प्रेजेंट है, इसी स्पेस को कौन कवर कर लेगा? सॉल्ट। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। सॉरी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे होते हैं? ठीक है, ये कितने छोटे होते हैं ये हमें देखना है। देखिए, इसके लिए एक एक्टिविटी ली गई है। ठीक है, इस एक्टिविटी को मैं यहां समझाता हूं आपको थोड़ा। ये एक्टिविटी यहां पे दी गई है। एक एक्टिविटी में क्या किया गया है? इस एक्टिविटी में एक बीकर लिया गया। ठीक है, उस बीकर में पोटेशियम पैरामैग्नेट डाला गया। ठीक है, उसके बाद जब इसमें डाल दिया गया तो एक बीकर लिया गया जिसमें केवल वाटर था। क्या था? केवल वाटर था, इसमें कुछ नहीं था। अब जब इस पानी में हमने पोटेशियम पैरामैग्नेट डाला तो इसमें कैसा कलर हो गया? इसका रेड हो गया। तो हमने क्या किया? क्यों रेड हो गया? क्योंकि उसके पार्टिकल्स की वजह से ये रेड हो गया। तो डाला, ठीक है, ये मिक्सचर निकाला। हमने क्या किया? इस मिक्सचर को इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर इसको डिसॉल्व कर दिया। फिर हमने इससे निकाला, उसको इसमें डाल दिया 10 ml। फिर इस 100 ml में से 10 ml निकाला, इसमें निकाला। ऐसे हम करते चले जाएंगे। लेकिन आप क्या देखेंगे? देखिए, एक बार इसको समझिए थोड़ा अच्छा से। क्या कहा इसने? ऐसे समझिए, मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्टिविटी वही है, बस मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए, ये कोई आपका बीकर है इस तरह से। ठीक है, इसमें खूब सारी चीजें भरी हुई हैं। पहले ये समझ लीजिए वाटर भरा हुआ। ठीक है, ये 100 ml इसमें वाटर। ठीक है, 100 ml इसमें वाटर। इसमें मैंने एक इंक डाल दी, ब्लू कलर की इंक। जो ब्लू कलर की इंक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये समझिए, ये ब्लू कलर की, एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ ब्लू। ये ब्लू कलर की इंक है। ठीक है, ये इसमें डिसॉल्व हो रखी है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे उस अभी एक्टिविटी में हुआ था। फिर मैंने क्या किया? एक वाटर लिया। ठीक है, एकदम प्योर वाटर है, इसमें और कुछ नहीं है। अभी मैंने क्या किया? इस सॉल्यूशन में से मैंने 10 ml निकाला। ठीक है, 10 ml निकाला तो मान लिया इसमें ये सारे तो पार्टिकल्स नहीं आएंगे ब्लू के, कुछ पार्टिकल्स आएंगे। मान लो 2, 5, 4 पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, 4 पार्टिकल्स आ गए। अब इन पार्टिकल्स को मैंने इसमें डाला तो इसमें 4 पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, या समझ लीजिए इसमें कई सारे पार्टिकल्स थे, जिसमें कई सारे पार्टिकल में से थोड़े बहुत पार्टिकल आ गए। 10 पार्टिकल ही आ गए। लगभग 100 पार्टिकल्स थे, 10 पार्टिकल इसमें आ गए। ठीक है, तो इसका कलर इससे थोड़ा सा लाइट होगा। ये मान लो एकदम डार्क ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, तो ये थोड़ा सा लाइट ब्लू होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर से एक कंटेनर लिया, उसमें एकदम वाटर भरा मैंने। फिर यहाँ से इसमें से मैंने 10 ml निकाला। ठीक है, तो इसमें से जो 10 पार्टिकल्स थे उसमें से मेरे पास मान लो 5 पार्टिकल्स आएंगे, तो यानी कि इसका और भी ज्यादा लाइट हो जाएगा कलर। ठीक है, यानी अब आप देख सकते हैं ये जो आपकी एक्टिविटी थी,
ये जो आपकी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी में क्या था, ऐसे ही हमने एक वाटर लिया था, ठीक है। दे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पेरमैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 ml। तो देखिए यहाँ पे हमने इसमें बहुत थोड़ा सा, ठीक है, 90 ml वाटर था, जिसमें हमने 10 ml कोई सॉल्यूशन डाला। वो सॉल्यूशन का नाम क्या था, पोटेशियम पेरमैग्नेट। सॉल्यूशन डाला हमने केवल 10 ml 90 ml वाटर में। फिर हमने 90 ml वाटर लिया, उसमें अब इसमें से हमने 10 ml निकाला, तो जो इसमें पार्टिकल डिसॉल्व थे वो सारे पार्टिकल्स तो नहीं जाएंगे कलर वाले, उसमें से कुछ ही पार्टिकल्स जाएंगे पोटेशियम पेरमैग्नेट के, तो इसका कलर थोड़ा लाइट होगा, फिर और लाइट होगा, ऐसे इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे तो और लाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना केवल 10 ml लिया था, उस 10 ml पोटेशियम पेरमैग्नेट ने 1000 ml यानी 1 लीटर पानी को पूरा कलर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आप एक छोटे से छोटे एक डिटॉल के ढक्कन में से आधा डिटॉल लीजिए और पानी में घोल दीजिए, एक बड़े से आप ड्रम में घोल दीजिए चाहे तो, जो छोटे ड्रम आते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, 20-25 लीटर के ड्रम में आपने उसको घोल दिया, ठीक है, डिटॉल में के आधे रकम, ठीक है, उसको अच्छे से मिला दिया। उसके बाद आप एक गिलास, फिर अगर वो वाटर निकालते हैं ना ड्रम में से, आपको डिटॉल की स्मेल आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा सा डिटॉल हमने लिया था और उस डिटॉल ने पूरे 25 लीटर पानी में उसकी खुशबू आ गई, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स पूरे डिसॉल्व हो गए। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने छोटा पार्टिकल हो सकता है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, ये टॉपिक आपका कवर हो चुका है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका पहला ही सब टॉपिक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे शुगर हो गई, डिटॉल, सॉल्ट, पोटेशियम पेरमैग्नेट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, यानी अगर इनको वाटर में घोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरे वाटर में हो जाते हैं, ठीक है। आप चाय बनाते हैं, आप पानी कितना ज्यादा होता है, चाय आप 1 चम्मच डालते हैं उसमें चाय पत्ती, ठीक है, पूरी चाय का कलर ब्लैक हो जाता है। जबकि आपने कितना थोड़ा सा 1 चम्मच आपने चाय पत्ती डाली है पानी में, लेकिन पूरी चाय ब्लैक हो जाती है, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका सेकंड टॉपिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है आपका, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली उनमें मूविंग चलती है। कैसे, आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी से ही मिलता जुलता एग्जांपल आपके घर में होता है क्या, कि अगर पूजा करते हो, ठीक है, या मम्मी आपकी पूजा करते हो, तो घर में जहां कहीं भी अगरबत्ती या धूपबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू दूर तक आ जाती है। अगरबत्ती कहीं पे जल रही है लेकिन खुशबू आपको बहुत दूर तक आ रही है। एक बार आप अगरबत्ती बिना जलाए रखिए एक कॉर्नर में, और जस्ट उसके अपोजिट कॉर्नर में जाके बैठ जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ अगरबत्ती रख दी जिसको अभी आपने जलाया नहीं, आप यहाँ बैठ जाएं जाके, ठीक है, तो क्या होगा, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसको जला देंगे तो जो इसमें से स्मोक निकलेगी, वो स्मोक धीमे धीमे आप तक पहुंचेगी और आपको उसकी स्मेल आने लग जाएगी अगरबत्ती की। होता है ऐसा, होता है, ठीक है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, put a drop of blue and red ink slowly carefully along the side of first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undistributed in your house or in a corner of a class. Record your observation. इन्होंने क्या कहा, किसी एक बीकर में पानी है वो रुका हुआ, उस बीकर में आप 1 से 2 ड्रॉप कोई इंक डाल दीजिए, ठीक है। कोई बीकर है, इसमें आप, ये पानी भरा हुआ है, इसमें आप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप कोई इंक डाल दीजिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और ऐसे यहाँ पे आप एक लीजिए कंटेनर जिसमें पानी हो, इसमें आप शहद डालिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपने इंक डाली है, रखे रखे इंक पूरे पानी में घुल जाएगी। शहद जो होगा वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, लेकिन उसकी खुशबू इसमें फैल जाएगी पूरे वाटर में। आप वाटर निकालेंगे तो उसमें आपको खुशबू आएगी, लेकिन हल्का सा जो हनी है, शहद है, वो इसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये एक्टिविटी है। एक और एक्टिविटी इसमें दे रखी है, क्या एक्टिविटी दे रखी है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पेरमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ अ हॉट वाटर एंड अंदर कंटेन कोल्ड वाटर। तो इन्होंने क्या कहा कि आप वाटर लीजिए, एक तो ठंडा हो और एक गर्म हो। आपको 2 कंटेनर लेने हैं, एक में आपके ठंडा पानी हो, कोल्ड वाटर हो, एक में हॉट वाटर हो। इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है,
ठीक है। अगर आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, ठीक है, या कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, इनका कोई सॉल्यूशन की 1 या 2 ड्रॉप डाल, ठीक है, एक तो हॉट वाटर है, एक कोल्ड वाटर है, तो जो इनमें घुलने की क्षमता होगी ना, वो एज कंपेयर टू कोल्ड हॉट में ज्यादा होगी। क्या कहा मैंने कि जो आपका गर्म पानी होगा उसमें भी आपने वही डाला और कोल्ड वाटर है उसमें भी आपने यही सॉल्यूशन डाला, लेकिन जो घुला घुला होगा ना, उसमें मिक्स हुआ होगा, वो हॉट वाटर में स्पीड में हुआ होगा, लेकिन कोल्ड वाटर में बहुत धीमे धीमे हुआ होगा। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए अब आपने 3 एक्टिविटी पढ़ी है, ठीक है, 3 एक्टिविटी थी। पहली एक्टिविटी थी यहाँ पे आपको एक अगरबत्ती वाली एक्टिविटी थी, ठीक है, जिसको आपको एक कॉर्नर में जलाना था। दूसरी एक्टिविटी थी किसी बीकर में आपने एक में इंक डाली है और एक में शहद डाला था, हनी। एक एक्टिविटी है आपकी जिसमें आपने एक ठंडा पानी लेते हैं, गर्म पानी लिया, उसमें आपने कॉपर सल्फेट डाला था। तो देखिए तीनों एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है? एक्टिविटी में दिखाया गया है कि जो पार्टिकल्स थे, जो एयर गैसेस स्टेट में क्या था, अगरबत्ती, जिसकी स्मेल, जिसका स्मोक आप तक पहुंचा। देखिए अगर गैस के पार्टिकल मूव ना करते तो वो आप तक कैसे पहुंचते? ठीक। सेकंड चीज, जो इंक थी और जो शहद था, शहद की डेंसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू इंक, तो इंक के जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा स्पीड में उसमें घुल रहे, यानी पार्टिकल्स के भी मूव कर रहे हैं और हनी के भी मूव कर रहे हैं। जो शहद था वो धीमे धीमे वाटर में डिसॉल्व हुआ, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन पार्टिकल्स उसके भी मूव कर रहे थे। थर्ड एक्टिविटी आपकी क्या है? थर्ड एक्टिविटी है आपकी जिसमें आपको कहा गया है कि आपने एक तो हॉट वाटर लिया है, कोल्ड वाटर लिया है। हॉट वाटर में आपने एक सॉल्यूशन डाला है कॉपर सल्फेट का, और आप कोल्ड वाटर में आपने सॉल्यूशन डाला है। तो जो हॉट वाटर होगा, जैसे हॉट वाटर में क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे ना, उनका मूवमेंट बहुत तेजी से होगा, बहुत स्पीड से मूवमेंट कर रहे होंगे। जो कोल्ड वाटर में होगा वो मूवमेंट धीमे धीमे होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर से भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कितनी स्पीड में मूव करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो अब इसमें थर्ड टॉपिक है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके लिए आप समझिए, एक एक्टिविटी में ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप एक तो देखिए ये एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपने एक नेल ली, यानी आपने एक कील ली, ठीक है, आपने एक चौक ली और आपने एक रबर बैंड लिया, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपने क्या किया? हैमर लिया, ठीक है, हथौड़ा लिया। देखिए आपने क्या किया, आपने 3 चीजें ली। क्या क्या लिया आपने? आपने एक नेल ली, ठीक है, एक कील लिया आपने एक चौक का पीस लिया और आपने एक रबर बैंड लिया, ठीक है। तो क्या करना है, इस पे आपने हैमरिंग करी। पहले इस पे हथौड़ा मारा, फिर इस पे हथौड़ा मारा, फिर इस पे हथौड़ा मारा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आपने कटिंग की, यानी आपने चाकू से इसको काटने की कोशिश करी, चाकू से फिर इसको काटने की कोशिश करी, फिर उसके बाद इसको काटने की कोशिश करी। उसके बाद आपने फिर से वही चीज लिया और उसको आपने खींचा। आपने पहले इसको दोनों साइड से खींचा, नेल को दोनों साइड से आपने खींचा, फिर चौक को आपने दोनों साइड से खींचा, फिर इस रबर बैंड को आपने दोनों साइड से खींचा। तो आप क्या देखेंगे कि जब आपने हैमर किया तो हैमरिंग से इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। नेल थी, आपने हल्का सा हैमर किया, कुछ नहीं हुआ उस पे। लेकिन वही हैमर आपने चौक पे ऐसे किया, ठीक है, चौक पे आपने जैसे ही मारा तो चौक ब्रेक हो गई पीस इसमें। उसके बाद में रबर बैंड पे किया तो कुछ रबर बैंड को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब इससे हैमर टकराया तो ये थोड़ा सा उस जगह पे स्ट्रेच हो गया, ठीक है, यही होगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिया चाकू, आपने इस नेल के ऊपर ऐसे ऐसे चाकू ऐसे ऐसे चलाया, इस नेल का कुछ नहीं बिगड़ा। आपने चौक के ऊपर चाकू चलाया तो चौक कट गई, ठीक है, उस जगह से टूट गई, कटी नहीं, उस जगह से ब्रेक हो गई। फिर आपने रबर बैंड पे चाकू चलाया तो रबर बैंड भी आपका उस जगह से कट गया। उसके बाद स्ट्रेच की बारी आई तो आपने क्या किया, आपने इसको स्ट्रेच किया दोनों साइड से। उसके बाद आपने चौक को स्ट्रेच किया दोनों साइड से, और वहीं आपने स्ट्रेच बैंड, इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया। तो क्या होगा, नेल पे तो कोई असर नहीं होगा। चौक को अगर आप थोड़ा जोर से खींचेंगे तो वो भी बीच से ब्रेक डाउन हो जाएगी। रबर बैंड को आप खींचेंगे तो आप कई दूर तक तो उसे खींच जाएंगे, लेकिन एक लिमिट पे जाके वो टूट जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जहां जो कि आप पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर,
कि जो नेल था, इसके जो पार्टिकल्स थे ये आपस में बहुत ज्यादा टाइट थे, ठीक है। आपस में जो इनके बीच में स्पेस है बहुत कम था, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अटैच थे एक दूसरे से। लेकिन चौक में ऐसा नहीं था, चौक के जो पार्टिकल्स थे वो लूजली अटैच थे, ठीक है, एक दूसरे से इतने अटैच नहीं थे। तो इस पे आप चाकू चलाए तो भी ये टूट गई, हैमरिंग किया तो भी ये टूट गई, और आपने इसको खींचा थोड़ा सा जोर लगा के तो ये तब भी टूट गया। तो इसके पार्टिकल्स क्या थे, जो लूजली अटैच थे, ठीक है, इसलिए ये टूट गया। उसके बाद आपने रबर बैंड को खींचा जब, तो आपने क्या किया, उसको खींचा तो वो स्ट्रेच हो गया, यानी जो उसके पार्टिकल्स थे वो ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना ही ज्यादा वीक थे, उनमें क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आ गई पार्टिकल्स में। आप जब रबर बैंड को खींचते हैं तो ये क्या होता है, जो इसकी विड्थ होती है ये कम हो जाती है। मान लीजिए ये एक रबर बैंड है, इसको आप जब खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा, यानी इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स अपने आप को बांध के तो रखते हैं, लेकिन स्ट्रेच करने पे ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें आपने 3 चीजें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया आपने? आपने कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या पढ़ा? आपने पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम पढ़ा, कि उनके बीच में स्पेस होता है। आपने कैसे पढ़ा? आपने वो एक्टिविटी करी थी कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी आपने करी थी, इसमें आपने एक सॉल्यूशन लिया था, ये बीकर वाला, ठीक है, इसमें कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए कुछ पार्टिकल इसमें चले गए, फिर इसमें चले गए, फिर इसमें चले गए, तो काफी थोड़े से ही आपने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, लेकिन उसमें 1000 ml वाटर को कलरफुल कर दिया, ठीक है, यानी कि उनके बीच में स्पेस होता है, इसलिए तो वो इतना सारा कलर कर पाए इस वाटर को, ठीक है। इसमें सेकंड चीज आपने क्या पढ़ी? सेकंड आपने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। इसके लिए इसमें आपने क्या क्या एक्टिविटी देखी? इसमें आपने एक एक्टिविटी देखी जिसमें आपने अगरबत्ती वाली, ठीक है, उसकी स्मेल। सेकंड एक्टिविटी आपने कौन सी देखी? सेकंड एक्टिविटी देखी आपने जो वाटर के आपने 2 कंटेनर लिए थे, जिसमें एक में आपने इंक डालनी थी, एक में शहद डाला था। इंक ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो गई थी और शहद जो हनी था उसको टाइम लगा था। एक्टिविटी 5 में आपने क्या देखा? आपने 2 कंटेनर लिए थे, एक में गर्म पानी था, एक में ठंडा पानी था, ठीक है। जब उसमें आपने कॉपर सल्फेट डाला तो कॉपर सल्फेट हॉट वाटर में थोड़ा स्पीड में डिसॉल्व हुआ, लेकिन कोल्ड वाटर में धीमे धीमे डिसॉल्व हुआ, ठीक है। तो इससे आपको पता चला कि पार्टिकल्स मूव करते हैं और किस वजह से, क्या क्या वजह होती है कि उनकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। थर्ड आपने क्या देखा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें आपने एक एक्टिविटी ही देखी है, लेकिन उसमें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो रबर बैंड, चॉक और नेल वाली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही हमें पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइए देखते हैं क्या है सॉलिड, क्या होते हैं लिक्विड, क्या है गैस स्टेट, क्या है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, मैटर की डिफरेंट स्टेट कौन सी होती है। आप लोग अपने आसपास मैटर देखते हैं, कितनी स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट में। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी ये क्या कह रहा है कि जो 3 स्टेट हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें जो वेरिएशन है, यानी ये तीनों एक दूसरे से जो अलग हैं, वो अलग कैसे हैं? उनके पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो तीनों कैसे होते हैं? अलग अलग तरह की उनकी प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग तरह की उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल्स की, इस वजह से उनमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है। उन्हीं डिफरेंस को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है उनमें। तो पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? देखिए यहाँ पे इसने एक एक्टिविटी दी, एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9 क्या कहती है? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आप ये चीजें कलेक्ट करिए, जैसे क्या? पेन हो गया, बुक हो गई, नेडल हो गई, पीस ऑफ वुडन स्टिक हो गई, ठीक है। आप इन चीजों को कलेक्ट करिए, इनको किसी पेपर पे रखिए, ठीक है। और क्या करिए, इनके चारों तरफ स्केच बनाइए, जैसे कि इस कॉइन के चारों तरफ मैंने एक स्केच बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो कॉइन था ये एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। तो जब जो कॉइन इस जगह रखा था तो इसने क्या किया? इतना स्पेस कवर किया, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्या क्या बोला गया? आपको बोला गया है आप पेन लीजिए, बुक लीजिए, नेडल लीजिए, वुडन स्टिक लीजिए, ये सारी चीजें सॉलिड हैं, इनको किसी पेपर पे रखिए, इनके चारों तरफ
एक स्केच बनाइए कि इन्होंने जो इनकी साइड्स हैं उन साइड्स पे आप स्केच बनाइए। उससे डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, क्या ये जो सॉलिड है इनकी सबकी शेप एक जैसी है? यानी आपने जो पेन लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉइन लिया था, ठीक है, मैं एक इरेजर लेता हूँ, मैं इरेजर के चारों तरफ एक ड्रॉ करता हूँ इसकी बाउंड्री, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो ये इरेजर है आपकी और जो कॉइन है, इसने अलग स्पेस अपना कवर किया है, इसका अलग साइज है कुछ, और इसने अलग स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है, दोनों के शेप क्या है, अलग अलग है। उसके बाद क्या है, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। तो आप ऐसे करके दीजिएगा, आप 4-5 सॉलिड ऑब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है, जैसा जैसा इसने यहाँ बताया, पेन ले लीजिएगा, एक निडल, बुक, पीस और वुडन स्टिक, इनके सब के साथ आपको क्या करना है, हैमरिंग करनी है, इनको खींचना है, इनको ड्रॉप करिएगा, कुछ हाइट से इनको ड्रॉप करिएगा, देखिएगा क्या होता है। आगे कह रहा है कि जो भी एग्जांपल हमने ऊपर लिए हैं सॉलिड्स के एग्जांपल है, ठीक है, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, हमें ये ऑब्जर्व होता है कि कोई भी सॉलिड होती है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। जैसे कॉइन था, इसकी एक शेप है, वो शेप क्या है इसकी, अगर ऐसे आप देखते हैं सर्कुलर शेप में है, ठीक है, इसकी एक शेप है इस, और उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है एकदम डिस्टिंक्ट है। जितना इसने बाउंड्री यहाँ बनाई है, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊंगा तो इसकी यहाँ भी वही बाउंड्री रहेगी, नहीं इसकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी, इसका शेप वही है, इसकी बाउंड्री एकदम सेम रहेगी हर जगह। और तीसरी चीज कि जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, जो भी है वो एकदम फिक्स है। क्या है, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, सॉलिड में ब्रेक अंडर अ फोर्स बट इट डिफरेंट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। होता क्या है जनरली कि जो भी सॉलिड होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप वैसा ही, जैसा उनका शेप है वो वैसा ही बना के रखते हैं, उनको आप कहीं भी रखिए। जैसे देखिए ये इरेजर है, इस इरेजर को अगर मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा मैंने फोर्स दिया, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स दिया, जब मैंने इसको बेंड करने की कोशिश करी और इसको ऐसे फ्रीली छोड़ा तो ये अपने शेप में वापस आ गई, ठीक है। एक तो ये टेंडेंसी होती है सॉलिड की कि जो उसका शेप है वो अपने शेप वैसा ही बना के रखती है जैसा उसका शेप है। अब यहाँ पे ये कॉइन है, इस कॉइन को मैं कितना भी दबाऊं, अगर ये इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसका जो शेप है वो शेप रहेगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है कि ऑब्जेक्ट पे अगर आप ज्यादा फोर्स देते हैं, जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल को अगर मैं एक फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ और फोर्स दे रहा हूँ और फोर्स दे रहा हूँ और फोर्स दे रहा हूँ, और ये मैंने थोड़ा फोर्स कर दिया तो क्या होगा, ये टूट गई, ठीक है, ब्रेक हो गई। जैसे ही फोर्स थोड़ा ज्यादा लग गया, जो उसकी लिमिट है, जितना वो झेल सकती है, जितना वो झेल सकती है, उससे अगर ज़्यादा फोर्स लगता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, जैसे कि ये पेंसिल ब्रेक हो गई। सो दे आर रिजिड, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, रिजिड, यानी कि जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, अपना शेप चेंज नहीं करता। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये रिजिड शेप है, ठीक है, ये रिजिड है, ये ऐसे ही रहेगा जैसा ये है। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब वो अपना शेप चेंज नहीं करते अगर उनको कहीं रख दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है नीचे, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, 3 यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिए हैं, फिर इन क्वेश्चनों को आगे समझाया है। क्या बोला यहाँ पे, कह रहा है व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। देखिए जैसे रबर बैंड है, या इस इरेजर को ले लीजिए, जब हम इसको बेंड करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रेच करें या ऐसे बेंड करें तो इसमें क्या हुआ, ये मुड़ गई, ठीक है, इसने अपना शेप चेंज किया, ठीक है। तो क्या ये सॉलिड है, क्या ये इरेजर सॉलिड है, ठीक। अभी देखते हैं इसके आंसर। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, आप शुगर लीजिए और सॉल्ट लीजिए, ठीक है, इनको अलग अलग जार में रखिए, ठीक है। आपने एक को बॉटल में रखा एक बार, ठीक है, एक बार आपने किस में रखा, बॉटल में रखा, और एक बार उसी शुगर और सॉल्ट को आपने किस में रखा, एक सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंडर टाइप के डब्बे में या रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्स में आपने उसको रख दिया। उसके बाद कह रहा है एक स्पंज लीजिए, ठीक है, स्पंज को लीजिए, इज इट सॉलिड येट और एबल टू कंप्रेस इट, क्या वो सॉलिड है, क्या उसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसने ये एग्जांपल दिए, जैसे अब मेरे पास ये एक स्माइली है, ठीक है, ये एक स्पंज है, स्पंज से बनी हुई, ठीक, तो मैं जब इसको दबाऊंगा ये पूरी दब गई, ठीक है, तो क्या ये सॉलिड है, नहीं है, ठीक है। देखिए इसके आंसर क्या होंगे। पहले तो हम रबर बैंड की बात करते हैं, जिसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, जैसे ये इरेजर है, ये रबर है, ठीक है। रबर बैंड चेंज शेप अंडर अ फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, ठीक है। कह रहा है कि जो रबर बैंड है इस पे आप जब फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी जो शेप है, ठीक है, इसमें फोर्स लगा, इसने अपनी शेप चेंज कर दी, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स रिमूव करूंगा ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसमें फोर्स ज्यादा दे दिया तो इरेजर क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, यहां से ब्रेक हो जाएगी, ठीक। मैं अभी ब्रेक नहीं करना चाहता, अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन आप इसमें अगर फोर्स देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड टुगेदर वी टेक इन आवर हैंड पुट इन प्लेट और इन जार, यानी कि जो शुगर है
जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं, वो शुगर के या साल्ट के क्रिस्टल्स हैं, उनको आप हाथ में लीजिए तब भी वो क्रिस्टल वैसे ही रहेंगे। आप उन क्रिस्टल को प्लेट में रखिए तब भी वो क्रिस्टल वैसे ही रहेंगे। आप उन क्रिस्टल्स को किसी जार में रखिए तब भी वो क्रिस्टल वैसे ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड कह रहा है, थर्ड में जो ये स्पंज थी, ठीक है, स्पंज को आपने यूँ प्रेस किया तो हुआ क्या, जो इसके अंदर पोर्स हैं, ये स्पंज में पोर्स होते हैं, उन पोर्स में क्या होता है, एयर भरी होती है। क्या होता है उनमें, एयर ट्रैप होती है। जब हम इसको दबाते हैं वो एयर बाहर निकल जाती है। अब इसमें पोर्स तो हैं, जैसे ही हमने इसको ऐसे फ्री छोड़ा तो ये वापस से अपनी शेप में आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने यूँ दबा के रखा, इसको प्रेस किया, इसमें से एयर जो इसमें ट्रैप थी वो बाहर निकल गई। जैसे मैंने इसको फ्रीली छोड़ा, फिर से एयर इसमें वापस आ गई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमारे पास लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड स्टेट में क्या कह रहा है, लिक्विड स्टेट में कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग। आप वाटर लीजिए, कुकिंग ऑयल लीजिए, मिल्क लीजिए, जूस लीजिए और कोल्ड ड्रिंक लीजिए, ठीक। कंटेनर ऑफ अ डिफरेंट शेप, कंटेनर लीजिए अलग अलग शेप के, ठीक है। आपने अलग अलग शेप के कंटेनर, ठीक है, ये सब आपके कंटेनर है, ठीक है। आपने अलग अलग कंटेनर लिए। कह रहा है कि ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैबोरेटरी व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। उस पहले तो ये चीजें कहीं कि अगर आप इसमें फिल करते हैं कोई चीज तब क्या होगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन फ्लोर। जो भी आपने लिक्विड लिए, क्या क्या, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, इनको आप फर्स्ट पे डालिए, ठीक है, तब क्या होगा। उसके कह रहा है मेजरिंग 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट टू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। कह रहा है कि आप 50 ml, ठीक है, 50 ml आप कोई भी इनमें से लिक्विड लीजिए, आप चाहे वाटर ले लीजिए, चाहे कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कुछ भी ले लीजिए। आप पहले किसी कंटेनर में आपने डाल रखा है, ठीक है, ये 50 ml को इसमें डाल दिया आपने। उसके बाद क्या किया, इससे निकाला आपने, एक इसमें डाल दिया, तो क्या ये वॉल्यूम इसका चेंज होगा, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ चीज कहता है डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। क्या जो शेप है लिक्विड का वो इन सब कंटेनर में सेम रहेगा। लास्ट फिफ्थ चीज कह रहा है आपसे व्हेन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली। क्या आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर कोई चीज डालते हैं तो क्या वो इजी फ्लो करता है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है वी ऑब्जर्व दैट liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container which they are kept. Liquid flows the change shape so they are not rigid but can be called fluid. कह रहा है कि अगर हम लिक्विड्स को ध्यान से देखें तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप इसमें डालेंगे तो लिक्विड इस शेप का दिखेगा आपको, इसमें डालेंगे तो लिक्विड कुछ इस शेप का दिखेगा, इसमें डालेंगे तो लिक्विड कुछ इस शेप का दिखेगा। शेप चेंज होती रहेगी, आप जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर में आपको दिखेगा लिक्विड वैसा, ठीक है, उस शेप में आपको अपना लिक्विड दिखेगा। लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, यानी कि अगर आपने 1 लीटर लिया, 1 लीटर इसमें है, तो आप अगर आप इसमें डालेंगे तभी वो 1 लीटर ही रहेगा। आप चेंज करेंगे, आप कंटेनर चेंज करती है चाहे कैसा भी शेप हो कंटेनर का, लेकिन अगर 1 लीटर आपने वाटर लिया है और 1 लीटर को पूरे 1 लीटर को आपने किसी दूसरे में डाल दिया तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने एक में 1 लीटर डाला, दूसरे में डाला तो आधा लीटर ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद कह रहा है कि द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen, carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and a plant. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we can conclude that solid, liquid, and gas can diffuse into liquid. यानी कि जो सॉलिड है वो डिफ्यूज हो सकता है लिक्विड में। लिक्विड तो लिक्विड है ही है, ठीक है, लिक्विड में तो लिक्विड इजीली डिफ्यूज हो जाएगा, और गैसेस है वो भी डिफ्यूज हो जाती है किसमें, लिक्विड्स में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने एक्टिविटी देखी, कोई लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, उस वाटर में आपने शुगर डाली, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको डिसॉल्व कर देंगे उसमें, यानी कि जो शुगर थी वो भी उसमें डिसॉल्व हो गई, डिफ्यूज हो गई, सॉलिड थी लिक्विड में ही हो गई, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो भी क्या होती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, जिस वजह से डिफ्यूज हो जाती है लिक्विड में, और वाटर में डिसॉल्व होती है, जिस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं किसकी मदद से, गिल्स की मदद से। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर से ही लेते हैं। वो ऑक्सीजन कौन सी थी, वही ऑक्सीजन होती है जो एयर पे प्रेजेंट है, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो गई है, वो वही ऑक्सीजन को उसी से वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज और कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। यानी कि जो लिक्विड डिफ्यूज होता है, किसी लिक्विड में ही कोई लिक्विड डिफ्यूज होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर एक देखिए, आप 2 कंटेनर लीजिए, आपने 2 कंटेनर लिए, ठीक है, यहाँ पे इसमें लिक्विड है और इसमें लिक्विड है, ठीक है, इन दोनों में लिक्विड है। यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है। आपने इसमें कोई इंक डाली, ठीक है, इंक को आपने इसमें डिसॉल्व किया, और यहाँ पे आपने शुगर डाली, शुगर को आपने इसमें डिसॉल्व किया, ठीक। तो आप क्या देखेंगे, जो इंक थी, इंक लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड इस लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो गया और डिफ्यूज हो गया, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड है उसको थोड़ा सा टाइम लगा,
टाइम लगाना इसमें डिसॉल्व होने में। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ, देखिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड। कह रहा है कि ये इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप होता है और वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में स्पेस कैसा होता है? कम होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस कैसा होता है? उनमें स्पेस कम होता है, जिस वजह से वो इजीली मूव नहीं करते, तो उनको टाइम लगता है डिफ्यूज होने में लिक्विड में। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल तो इजीली मूव करते हैं, तो बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अब हमारा नेक्स्ट है द गैसेस स्टेट। देखिए इसको ध्यान से देखिए, गैस स्टेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। क्यों, वो देखिए अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एक आपसे बोला गया है, ठीक है, कि आपने जो बैलून सेलर आते हैं, जो बैलून बेचते हैं उसमें हवा भरकर, ठीक है, वो एक सिलेंडर से कितने सारे बैलून भर देते हैं। क्या आपने कभी ये देखा है? ऐसा कैसे होता है? सिलेंडर एक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें जितना सिलेंडर है, अगर आप उसमें ये सोचें कि उस सिलेंडर में गैस है, तो उस जो सिलेंडर वो अपनी साइकिल पर लेकर चलता है, ठीक है, उस सिलेंडर से मैक्सिमम 50-60 बैलून भर सकते हैं आप। ठीक है, अगर उस सिलेंडर में आप मानते हैं गैस है, तो आप कितने बैलून भर सकते हैं? 50-60। लेकिन वो 100, 150, 200 बैलून तक उस सिलेंडर से उसमें एयर फिल कर देता है बैलून में। होता है ऐसा? ठीक, आपके पास अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर कभी भी ऐसा कोई देखते हैं जो सिलेंडर से हवा भर रहा है बैलून में, आप उसके पास जाइएगा और पूछिए, क्या पूछेंगे आप उसे पूछेंगे कि आप एक सिलेंडर से कितने बैलून फिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दी है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, लीव वन सिरिंज अनटच्ड। एक सिरिंज में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ chalk in the third. Insert the piston back into syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for smoothness. Now try to compress the content by pushing the piston in each spring. What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? एक्टिविटी कह रही है कि आप 3 इंजेक्शन लीजिए, सिरिंज लीजिए। उन इंजेक्शन में एक में तो आप कुछ भी मत फिल करिए, एक को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। एक में आप लिक्विड फिल कर दीजिए। ठीक है, आपने लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है, एक में आपने चॉक पाउडर भर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका चॉक पाउडर है। एक में आपने लिक्विड भर दिया, यानी कि वाटर भर दिया आपने इसमें, और एक में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है? गैस है। और आपने इसकी जो नोजल है यहाँ पे आपने इसको टाइटली पैक कर दिया। अब आप जब इसको कंप्रेस करेंगे, यानी इसको आप दबाएंगे, ठीक है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी सिरिंज को आप इजीली प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चॉक पाउडर जो आपने इसमें फिल किया एकदम, इसको आप प्रेस नहीं कर सकते। आप लिक्विड को ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप जो एयर वाला है इसको आप लगभग यहाँ तक ले आएंगे, ये यहाँ तक प्रेस हो जाएगा। उसके बाद आप और फोर्स लगाएंगे तो ये इतना भी प्रेस हो जाएगा, लेकिन फोर्स आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप यही चीज़ देखेंगे उसमें। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है इस एक्टिविटी? हमें इससे ये समझ में आता है कि वी ऑब्जर्व दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि जो गैस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। आप गैस को ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। आप लिक्विड को ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, आप सॉलिड को ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, आप गैस को ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट विल गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड हॉस्पिटल सिलेंडर compressed natural gas in use for fuel these days in vehicle due to high compressibility large volume of gas can be compressed into a smaller cylinder and transport easily। कह रहा है ये कि जो घर में एलपीजी गैस आती है, जो सिलेंडर आता है घर में, जिससे आपके घर में खाना बनता है जिस गैस से, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में सप्लाई करे जाते हैं, और जो सीएनजी यानी कि आजकल की गाड़ियों में जो सीएनजी गैस भरी जाती है। ठीक है, तो होते क्या है? ये होती तीनों गैस हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जो घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका नाम ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जो गाड़ी में भरी जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या नाइट्रोजन गैस आप कह सकते हैं। ठीक है, ये गैस जो भी व्हीकल में भरी जाती है, तो ये क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सारी गैसें हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इन गैस को अगर आप सिलेंडर में डालते हैं, उस सिलेंडर में ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो गैस है आपके घर में वो लिक्विड है। सिलेंडर में किस फॉर्म में? लिक्विड। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी आप बाहर आ जाती है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, वो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस स्टेट में। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? लिक्विड में क्यों उसको भरा जाता है? क्योंकि वो ज्यादा कंप्रेस हो। आप गैस को कंप्रेस कर दीजिए तो अपनी स्टेट चेंज कर देगी, वो गैस से किसी स्टेट में चल जाएगी? लिक्विड स्टेट में। आप उस लिक्विड को आप सिलेंडर में भर के इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, यही यहाँ पे समझाया गया है। और देखिए गैस, जैसे कि आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, किचन में मम्मी ने कुछ बनाया, पकौड़े वकौड़े तल रहे हैं या कुछ भी बढ़िया चीज बनाई, तो उसकी खुशबू आप तक आ जाती है, बिल्कुल आती होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि जो भी मम्मी ने खाना बना रही है, जो भी कुछ बना रही है, उस खाने के पार्टिकल्स या कह लीजिए उसकी खुशबू हवा में मिल जाती है, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उस जो एयर है जो प्रेजेंट है उस हवा में मिल जाते हैं, इजिली दूर दूर तक
चले जाते हैं, जिससे वो पार्टिकल जब आपकी नॉस्ट्रल नाक तक पहुंचते हैं तो आपको उसकी खुशबू महसूस होती है। ठीक है, तो यही कारण है। देखिए, अब पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रिजिड है। आप यहाँ रख दिया तो ये ऐसे ही रहेगा, आप कहीं भी प्लेट को रख दीजिए, ये ऐसी की वैसी रहेगी, क्यों? सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है और ये इजिली मूव नहीं कर सकते। इस तरह से जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। आप वाटर को जिस चीज में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। जैसे इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, स्पीकर के अंदर, तो इसने इस बीकर का शेप ले लिया इस वाटर ने। आप इसको फर्श पे डालेंगे तो फर्श पे जैसे ही आपने पानी डाला वो पानी फैलेगा, ठीक है, वो पानी फैल जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा क्यों हुआ, वो पानी क्यों फैल गया? जैसे मैं पेन रखूं, पेन यहीं का यहीं रखा है, ये तो नहीं फैल रहा कहीं, ये तो इतना ही रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई मैं लिक्विड चीज डालूंगा तो लिक्विड चीज जैसे मैंने इतनी जगह में डाली तो धीमे धीमे वो फैलेगी। क्यों फैलेगी? क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मूव हो जाएंगे। इसी जगह कोई गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल, जैसे बैलून में गैस भरी हुई है, तो जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसीलिए आपको कोई चीज की स्मेल दूर से आप तक आ जा सकती है। जैसे कोई टायर है या कोई तार जल रहा है कहीं दूर, तो उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है। ऐसा ही होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है और वो ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, ज्यादा दूरी तक उसके पार्टिकल्स जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए बी एंड सी शोज द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ द, यहाँ पे लिखा है ABC shows that the magnified schematic picture of the three state of matter, the motion of the particle can be seen and compared in the three state of matter। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इनके पार्टिकल्स को। जैसे देखिए, इसके पार्टिकल्स एकदम रिजिड है, बिल्कुल नहीं हिल सकते, इनके बीच में गैप नहीं है जाता। इसके बीच में गैप है तो इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा मूवमेंट होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसी स्टेट आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, एक चीज आपकी रह गई, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि लिक्विड फ्लो एंड change shape, so they are not rigid but can be called fluid। जो लिक्विड होता है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, और फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से वो रिजिड नहीं है, और उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है फ्लूइड का, यानी वो क्या है? फ्लूइड। तो आपके ये टॉपिक कवर हो गए हैं। आप एक स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, तीनों चीज कवर हो गई हैं। आपने तीनों को समझा है अच्छे से, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर होता है, मैटर यानी कि जो आपका सॉलिड है, जो लिक्विड है और जो गैस है, ठीक है, ये जो थ्री स्टेट्स हैं, क्या ये अपनी स्टेट चेंज सकते हैं? यानी कि सॉलिड लिक्विड हो सकता है, फिर सॉलिड गैस हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, गैस सॉलिड हो सकती है। मतलब ये आपस में स्टेट चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब सॉलिड चेंज होकर लिक्विड हो सकता है क्या? लिक्विड चेंज होकर गैस हो सकता है? हमें यही पढ़ना है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जैसे वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल वो लिया गया है जो आपको बचपन से तोता की तरह रटाया जा रहा है। क्या रटाया जा रहा है आपको? कि सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर विद वाटर, गैस वाटर वेपर। यानी कि आइस हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है और वाटर वेपर गैस स्टेट में। यानी ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पास तीनों स्टेट में पाई जाती है। इसी पे ही आपको हमेशा से रटाया रहा है और शायद रटाया भी जाएगा आगे। लेकिन अब आपको देखना है, आपको रटना है या समझना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग this change of state? What happens to the particle of matter during the change of state? How does the change of state take place? We need answer to these question, is not it? यहां पे कह रहा है कि क्या होता है, जरा सोचिए कि जब आप बर्फ को पिघलाते हैं तो वाटर बन जाता है। वाटर को जब बॉईल करते हैं, यानी आप और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद जाके वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो क्या होता है जब कोई भी स्टेट, जब सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड बन रही होती है या लिक्विड से कोई चीज़ गैस बन रही होती है, तो होता क्या है उस वक्त, ये हमें देखना है। क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? क्या होता है उन पार्टिकल्स का, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है कोई सॉलिड चीज, तो उनके पार्टिकल्स में क्या होता है, क्या डिफरेंस आता है, क्या घटना घटती है, ऐसा क्या होता है कि जो उनके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ चेंज आता ही होगा। ऑब्वियसली बात आएगा, क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स दिखा रखे हैं मैंने। तो उसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा गैप है, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में और ज़्यादा गैप है। तो फिर जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा।
और जब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी तब भी कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, यानी डिफरेंस तो आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाउ डज दिस चेंज और स्टेट टेक प्लेस। तो ये जो चेंज होते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये चेंज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, यही हम देखेंगे इस चैप्टर में। हम लोग यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं अब। तो अब वही देखते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, हमें इन आंसर का पता लगाना है, हमें आगे जवाब देना है कि ये कैसे होएगा। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है 1.12 1.12 नंबर की एक्टिविटी है। यहाँ पे 1.41 आपका सब टॉपिक है। क्या टॉपिक है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज पे। यानी कि जब कोई चीज, देखिए ध्यान समझिएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं चीजों को, तो एकदम मन लगाइएगा, तन लगाइएगा, धन तो खैर मत लगाइएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहली चीज हम देखेंगे अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, की टेम्परेचर से क्या अफेक्ट पड़ता है। आपको टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दो एक्टिविटी दे रखी है कि आइस से वाटर में बनाने के लिए हो और वाटर से वाटर वेपर बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में क्या कहा है, क्या करा है एक्टिविटी में, समझिएगा। देखिए डायग्राम आपके पास मैंने थोड़ा जूम करके दिखा दिया है। डायग्राम को देखिए आप, क्या कह रहा है डायग्राम में। डायग्राम में एक बीकर लिया गया है। ठीक है, उस बीकर में आइस क्यूब डाले गए हैं। ठीक है, और नीचे लैंप बर्नर लगा दिया गया है जिससे उसको गर्म किया जा रहा है। उस जो बीकर है आपका, उस बीकर को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, नीचे से गर्म किया जा रहा है, नीचे आइस क्यूब है। वहां पे आपने एक ग्लास स्टीयर रख रखा है ताकि आप उससे इसको यूं घोल सके, जैसे आप चीनी घोलते हैं दूध में या पानी में शक्कर घोलते हैं, तो उस तरह से एक ग्लास रॉड दी गई जिससे आपको इसको मिलाना है। और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दिया गया है। ठीक है, और जो थर्मामीटर का बल्ब होता है जिस आइस के कांटेक्ट में रखा गया है। ठीक है, ये पूरा आपका एक सेटअप है। ठीक है, सेटअप करने के बाद क्या देखा इन्होंने कि जब हम हीट कर रहे थे उस चीज को, तो हमें एक टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है कि अभी आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए आइस अगर आइस फॉर्म में है, ठीक है, यानी सॉलिड फॉर्म में है अगर वाटर, तो ऑब्वियस ही बात है उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है। क्योंकि वाटर कब जम जाता है, वाटर कब आइस के फॉर्म में होता है, जब वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो जब आपने अभी बर्नर स्टार्ट नहीं किया, अभी मानिए आपने बर्नर स्टार्ट नहीं किया, बर्नर स्टार्ट करने से पहले जो आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे है। ठीक है, जैसे ही आपने उसको स्टार्ट किया बर्नर को, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर जाएगा, आपके थर्मामीटर में रिकॉर्ड हो जाएगा कि 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला गया। और जैसे ही 0 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाएगा, जैसे ही 0 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाएगा, क्या होएगी, जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। जो आइस क्यूब हैं आपके वो वाटर बनने लग जाएंगे। और फिर जैसे ही आप थोड़ी देर और वेट करिए, आप वेट करिए आराम से, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप क्या देखेंगे कुछ मिनट बाद, जब इस बीकर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जब इस बीकर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो जो वाटर है वो आपका, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वाटर वेपर में। इस चीज से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। क्या होता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये बात ध्यान से सुनिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है, वो कौन सी स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है या फिर वो गैस स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में होता है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे है टेम्परेचर, ठीक है, तो जो वाटर होगा वो वेपर बनने लगेगा, जो वाटर होगा वो वेपर बनने लगेगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो दो स्टेट में पाया जाएगा, क्या, लिक्विड स्टेट में भी और गैसेस स्टेट में भी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो वाटर है आपका, इधर देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या क्या डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक पतीले में पानी उबल रहा है। ठीक है, इस पानी अभी बॉईल हो रहा है, पानी यानी कि लिक्विड स्टेट में भी आपको दिख रहा है, और यहाँ से वाटर वेपर बन भी रहे हैं, यानी अभी वाटर वेपर पूरा एकदम से नहीं बना है, वाटर वेपर धीमे धीमे बन रहे हैं। यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वाटर है वो दोनों स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में भी और गैस स्टेट में भी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक कमाल की बात कही, क्या कहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग with greater speed. The energy supplied by heat overcome the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid.
क्या कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सॉलिड का, आपके पास कोई भी सॉलिड चीज़ है, आपने उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो क्या होता है, वो उसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि हर चीज पार्टिकल से बनी हुई, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। इधर डायग्राम में देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, उनकी मूवमेंट पावर बढ़ जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स में, वो क्या करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है, जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। क्या होता है कि जैसे ही हमने किसी चीज की हीट बढ़ाई, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आप कुछ सोच रहे हैं, एकदम क्लास में खोए हुए हैं, क्लास में पढ़ाई चल रही है और खोए हुए हैं, मैथ्स का टीचर है बहुत खतरनाक, ठीक है, वो आपके पास आया और आपको पता भी नहीं है उस वक्त, और उसने आपके जोर से गाल पे चांटा जड़ दिया, अब क्या होगा, पूरा गाल आपका वाइब्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे ही हम हीट बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं एकदम टाइट, वो सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जिसकी जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन उनका धीमे धीमे लूज होने लगता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जैसे ही हीट हम और देते रहते हैं तो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर अपनी जगह से फ्रीली मूव करने लगते हैं, यानी वो अपनी पोजीशन, जो फिक्स्ड पोजीशन है, वो फिक्स्ड पोजीशन से फ्री हो जाते हैं और मूवमेंट उनका फ्रीली होने लगता है। ठीक है, द स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो जब वो ज्यादा मूवमेंट करने लगते हैं तो फिर एक टाइम वो आता है जिससे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। आप इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल वो वाला नहीं जो आपको तोते की तरह रटाया गया। सेकंड एग्जांपल क्या, प्लास्टिक। आप जब प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक किस फॉर्म में जलाया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, सॉलिड मेल्ट होता है और पिघलने के बाद सॉलिड भी वाटर की तरह फैलने लगता है। जैसे वाटर कहीं पर डालो तो वाटर फैलता है, वैसे ही लिक्विड बनके प्लास्टिक भी फैलने लगता है। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहा है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कोई भी सॉलिड, जब आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे पहुंचते ही सॉलिड मेल्ट होने लग जाता है, पिघलने लग जाता है। ठीक है, जब सॉलिड मेल्ट होने लग जाता है तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस टेम्परेचर पर जब वो पिघल रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, देखिए अब मेल्टिंग पॉइंट क्या दर्शाता है, यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ये दिखाता है कि किसी भी चीज के बीच में, जो किसी भी चीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स का, वो कितना स्ट्रांग है। जैसे कि आप लीजिए, जो आप एक, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। देखिए, एक आप प्लास्टिक लीजिए, आपने प्लास्टिक को जलाया, जैसे आपने प्लास्टिक को जलाया एक थोड़ी सी टेम्परेचर में जाकर प्लास्टिक पिघल जाती है। लेकिन आप एक आयरन रॉड को जलाइए, आप जलाते रहिए, आयरन रॉड को बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए जाके, तब जाके वो पिघलती है। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे दे रखा है नोट के रूप में। क्या क्या रखा है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो केल्विन है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, ठीक है, वो क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। यानी टेम्परेचर को किस में मापा जाता है, केल्विन में। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या मान रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस को हम मानते हैं 273.15 केल्विन के बराबर मानते हैं। लेकिन हमारी सुविधा के लिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम इस 0.15 को उड़ा देते हैं। इस 0.15 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा सीधा क्या मानते हैं, हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद उसके बाद देखिए अब इसका काम कैसे आता है। देखिए, जैसे हमें कोई टेम्परेचर दे रखा है, हमें दे रखा है कोई केल्विन में टेम्परेचर, हमें दे रखा है, मान लीजिए किसी चीज का टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन दे रखा है, हमें इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, हम जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये केल्विन में टेम्परेचर है, -273 किया तो ये
जैसे ही -273 करेंगे यानी कि हमारा 100 डिग्री आ गया। तो ये 100 डिग्री क्या है, ये अब सेल्सियस में आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही समझिए, ऐसे ही मान लीजिए हमें दे रखा है कि हमें 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 27 में हम क्या ऐड कर देंगे, हम 273 केल्विन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 7 और 3 10 होता है, 0 आ जाएगा, 1 गया तो 7 और 3 फिर से कितना हो जाएगा, 10, 0 आ गया, ये कितना आ गया, 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया आपका। ठीक है, आई होप ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, आइस कब मेल्ट स्टार्ट होती है, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 273.15 केल्विन के इक्वल है, यानी कि हम इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो जब मेल्टिंग हो रही होती है, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। यानी कि कोई भी चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसको याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, फ्यूजन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब इसको देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था ये पूरी चीज आपको ध्यान से समझनी है, हर एक चीज ध्यान से समझनी है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड में, जब कोई सॉलिड चीज मेल्ट हो रही होती है, ठीक है, तो इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी को। जब कोई चीज पिघल रही है, मान ली सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड मेल्ट हो रहा है, मतलब जब आपने हीट दी तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा। सॉलिड के जब कोई जिस सॉलिड को मेल्ट, मान लीजिए प्लास्टिक है, मान लिया हमने कि प्लास्टिक 20 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, ठीक है, और किसी जहां पे हमने उसको रख रखा है वहां पे टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 20 डिग्री मैंने केवल लेट किया है, होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपने जो टेम्परेचर है इंडिया का अप्रॉक्स 30 के आसपास रहता है। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि प्लास्टिक की जितनी चीजें उतनी पिघल जाए। फिर भी हमने मान लिया कि जो भी टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस में प्लास्टिक पिघल जाते हैं, हमने ये मान लिया। तो होगा क्या, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, 0 से आपने स्टार्ट किया टेम्परेचर, जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा टेम्परेचर, तो क्या हुआ, जो प्लास्टिक होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मेल्ट हो रही होगी ना प्लास्टिक, तो कुछ देर तक, जब तक पूरी प्लास्टिक मेल्ट नहीं हुई है, अभी धीमे धीमे प्लास्टिक मेल्ट हो रही है, तो जैसे ही जो प्लास्टिक मेल्ट हो रही है, तो आप क्या देखेंगे कि टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, यानी टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है और प्लास्टिक पिघलती चली जा रही है, पिघलती। तो ये टेम्परेचर होता है कहाँ चला जाता है। देखिए होता क्या है कि जो जैसे आप बीकर में आपने क्या लिया, यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दे रखे, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब आप मेल्ट कर रहे थे, जो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, देखिए डायग्राम आ रहा होगा आपके जस्ट लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा होगा। देखिए जब हम इसमें आइस मेल्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, मेल्टिंग, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब एक मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, एक पॉइंट आता है, देखिए जब हमने आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के जैसे ही ऊपर जाएगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री ऐसे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मेल्टिंग पॉइंट आया, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस पिघल नहीं गई, ठीक है, जब तक पूरी आइस पिघल नहीं गई तब तक वो टेम्परेचर सेम रहा, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ही रहा, जिस पॉइंट पे मेल्ट होने स्टार्ट हुई थी आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे, मेल्ट होने लगी। तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो गई ना, तब तक वो टेम्परेचर मान लिया हमने 1 डिग्री सेल्सियस ही रहा, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। जबकि देखिए बर्नर जल रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर क्या रहा, टेम्परेचर सेम रहा। तो हुआ क्या, देखिए दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर, हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू बीकर को हीट कर रहे थे। तो वो जो हीट आ रही थी ना, वो हीट कहाँ जा रही थी, वो हीट जा रही थी आइस में, आइस को मेल्ट करने के लिए, यानी हीट यूज में आ रही थी। जब पूरी आइस मेल्ट हो गई तब वो हीट क्या करेगी, अब हीट यूज में क्या गया, अब हीट क्या कर रही थी, वो अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने लग गई थी। अभी तक वो टेम्परेचर किस में जा रहा था, आइस को मेल्ट करने में जा रहा था, लेकिन अब वो टेम्परेचर किस में जा रहा है, अब वो टेम्परेचर जब पूरी आइस मेल्ट हो गई, अब वो टेम्परेचर लिक्विड जो वाटर बन चुका है उसको हीट करने में जा रही। तो ऐसी हीट क्या कहलाती है, इस हीट को देखिए, इस हीट को एक नाम दिया गया है
हिडन इनटू अ कंटेंट ऑफ अ बीकर एंड नोन एज लेटेंट हीट। ये छुपी हुई हीट कहलाती है, एक छुपी हुई हीट। क्यों? आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, क्यों? अभी तक पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हुई और टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आइस मेल्ट हो रही है, लेकिन टेम्परेचर उससे आगे बढ़ नहीं रहा था। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और लिखी है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि वो अमाउंट हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेल्ट कर दे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, जैसे ही हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है तो वो स्टेट कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट किया तो पार्टिकल्स में मूवमेंट होएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। फिर लिक्विड को भी अगर हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं तो लिक्विड में भी क्या होंगे? पार्टिकल्स में मूवमेंट होएगा और वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। जैसा कि वाटर के साथ में होता है, आइस को मेल्ट करते हैं वाटर बन जाता है, वाटर को मेल्ट करते हैं गैस बन जाता है, वाटर वेपर बन जाते हैं। ठीक है, देखिए सॉलिड स्टेट को आप हीट करेंगे, किसी सॉलिड चीज को हीट करेंगे, लिक्विड टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैसेज स्टेट में। ऐसे ही गैसेज स्टेट को आप कूल करेंगे, ठंडा करेंगे गैस को, या प्रेशर भी दे दें तो भी चलेगा। अगर आप ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, आप और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वही चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इन फैक्ट दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू another state by changing the temperature. We have learned that the substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर की वजह से स्टेट चेंज हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, आपने ऐसा ही देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे इसने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझना है मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे लिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को एक चाइना डिश एक प्लेट पर रखा है। ठीक है, एक प्लेट कहलाती है, मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें रखा है और इसके ऊपर बीकर रख दिया है, फनल उल्टा कर एक फनल रख दिया है और ऊपर से इसको बंद कर दिया है कॉटन से। तो आप क्या देखेंगे, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो जो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड डायरेक्ट स्टीम, डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी बीच में लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है कपूर। जो घर में आरती होती है ना, कपूर आता है, अब उस कपूर को जलाते तो कपूर पिघलता नहीं है, कपूर डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कोई भी ऐसा स्टेट जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ऐसी चीज को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड कॉल्ड डिपोजिशन। और कह रहे हैं अगर कोई गैसेस स्टेट डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट पर अगर उसका प्रेशर चेंज कर दें? तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर रखें, ये गैस है। हमने क्या किया, इस सिलेंडर में ये गैस है, ऊपर से पिस्टन से हमने प्रेशर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया, तो ये जो गैस स्टेट है ये किस में कन्वर्ट हो गई? क्योंकि इसके पार्टिकल्स पास में आ गए, लिक्विड के पार्टिकल्स पास में होते हैं एज कंपेयर टू गैस, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गई? ये सॉरी गैस स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। ठीक है, यानी कि प्रेशर से आप स्टेट चेंज कर सकते हैं, आप गैस से स्टेट को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे जो एलपीजी सिलेंडर आता है, जो उसमें एलपीजी भरी होती है, लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, तो वो होती क्या है? वो गैस होती है एक्चुअली। उस गैस को प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं ऐसे पिस्टन से, फिर उसको सिलेंडर में भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस आपको ज़्यादा जगह घेरती है लेकिन लिक्विड आपकी कम जगह घेरता है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ दी गई है, कुछ क्या दिया गया है कि जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? कपूर, और बाकी अभी आपने एक्टिविटी 1.13 देखी थी। और कोई सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और ऐसे ही गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है इसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि जो वाटर वेपर्स होते हैं जब ऊपर जाते हैं बादल बन जाते हैं, यानी गैस स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ऐसे ही जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। जब कोई गैस सॉलिड बनती है तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। अब कोई सॉलिड अगर लिक्विड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। ठीक,
आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, जो हम कोई गैस में क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको हम किस में मापते हैं, उसको हम, उसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। हम प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, हम प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, एक चीज ध्यान रखना। वन एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका बचा है इवेपोरेशन, जिसमें आपको दो सब टॉपिक हैं इसके, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन और हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इवेपोरेशन होता क्या, पहले ये समझते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू क्वाइट सम एग्जांपल फॉर एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two example? क्या कह रहा है, क्या हमें हमेशा हीट और प्रेशर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है किसी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इनको आपस में चेंज करने के लिए क्या हमें हमेशा हीट और प्रेशर की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। अरे क्या आप कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी डेली आपकी ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ में, यानी आपकी लाइफ में हर एक दिन कोई ऐसा चेंज होता है किसी स्टेट में जो लिक्विड से वेपर बनता हो डायरेक्ट, और लिक्विड से वेपर बनता हो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हुए, यानी जैसे वाटर के, अगर हम बात करें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी उसके बाद वो गैस स्टेट में जाएगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा तब वो वाटर वेपर बनेगा। तो ऐसा कोई आपके पास एग्जाम्पल है जो इसके नीचे ही टेम्परेचर रहे लेकिन फिर भी लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, यानी कि आप अगर किसी पानी को, ठीक है, अगर आप पानी को फर्श पे ऐसे ही छोड़ दें, एक गिलास पानी फर्श पे छोड़ दें तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या उस जगह का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया? अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वहाँ पे तो बहुत गर्म जमीन फर्श हो जाएगी वो, जहाँ पे आपने पानी डाला था। तो ऐसा तो नहीं होता। और जैसे कपड़े होते हैं, जब आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों में क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है? क्या 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी तक आपने यही पढ़ा है ना कि जो वाटर होता है वो वेपर बनता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो क्या जो क्लोथ्स हैं उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें ये पता है कि जो मैटर के पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं रहते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, हमें जो भी टेम्परेचर दे रखा है, चाहे वो गैस स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, देयर आर पार्टिकल्स विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and get converted into vapor। होता क्या है, जो आपने पानी खुला छोड़ा था फर्श में, ठीक है, जो वाटर की सरफेस है, जो अपने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, उस सरफेस पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे, जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, तो जो वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं सरफेस पे, इनमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें मूवमेंट कम होगा। जो सरफेस के पार्टिकल है इनमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो इनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ज़्यादा ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो ये क्या होंगे, जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनसे ये दूर हो जाएंगे, यानी जो इनके बीच में अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये वेपर बन के गायब होने लगे बिना ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे हुए, ठीक है, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे। तो जब कभी ऐसा होता है, दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, जब कभी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना हो पाया वाटर का, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का अगर नहीं हो पाया और फिर भी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यानी जब सरफेस एरिया अगर बढ़ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तो इस टब में है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी है
और एक मैंने ऐसे ही सरफेस पे वाटर छोड़ रखा है, ठीक है, ये सरफेस पे ऐसे ही वाटर फैला हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे पानी ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा या यहाँ पे वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होगा? जो वाटर होगा, जो लिक्विड होगा, वो इस जगह गैसीय स्टेट में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस है, जो इसने सरफेस एरिया कवर कर रखा है, इसने सरफेस एरिया ज़्यादा ले रखा है एज कम्पेयर टू दिस। इसने तो इतना ही अपना सरफेस एरिया ले रखा है जो ओपन सरफेस एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका ओपन सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा सरफेस एरिया ओपन होता है तो जो वाटर है वो ज़्यादा स्पीड में इवेपोरेट करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी तो वैसे ही वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ये तो obvious सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपने जो आसपास की सराउंडिंग है, हवा में मौजूद होते हैं, यानी अपने एटमॉस्फेयर में जब हद से ज़्यादा वाटर वेपर मौजूद होते हैं तो उस टाइम को कहते हैं ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी होती है ना तब इवेपोरेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही वाटर वेपर हवा में मौजूद है और ज़्यादा वाटर वेपर आने की जगह नहीं होती, जिस वजह से इवेपोरेशन कम होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन होता है लेकिन बहुत कम होता है इवेपोरेशन, ठीक है। और फोर्थ चीज़ क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, जब हवा चल रही होती है ना बहुत तेज, तो कपड़े हमारे ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता रहता है मूवमेंट। तो जब हवा चलती है तेज़ी से तो जो वाटर वेपर्स में मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट क्या करता है, वो मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। वो मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है जिसकी वजह से विंड की स्पीड के साथ में कुछ वाटर ड्रॉप्स उसके साथ में उड़ जाती हैं। वाटर वेपर्स बहुत जल्दी उसके साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। जब पार्टिकल्स उड़ जाते हैं तो इवेपोरेशन फिर ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, ठीक है। हमें देखना है कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, कि जब इवेपोरेशन होता है तो ठंडक कैसे होती है। ठंडक कैसे होती है? देखिए कोई भी वेसल लिया आपने, ठीक है, उसमें लिक्विड रखा, जो कि ये लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है। लिक्विड क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था, जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर नीचे हो लेकिन वो फिर भी धीमे धीमे वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उस पॉइंट को इवेपोरेट कर। जब किसी वेसल में आपने कोई लिक्विड रखा है और वो इवेपोरेट हो रहा है तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। देखिए जब इवेपोरेशन होता है ना तो जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है कि जब वाटर जो होता है वो वेपर में जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं पार्टिकल, ठीक है, वाटर वेपर यानी लिक्विड से जब गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं जो पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी लॉस होता है, उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, जिस वजह से वो एनर्जी रीगेन करते हैं। कहाँ से? जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी मौजूद है। तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब जो एटमॉस्फेयर उनके आसपास है, जो एटमॉस्फेयर जब वो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से उस जगह पे थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी जहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा, ठीक। पॉलिश रिमूवर होता है, वो क्या करता है, आपके पाम से सराउंडिंग्स यानी आपके पाम और सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इवेपोरेट हो रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब करा आपके पाम से, तो जो आपका पाम है ना, यानी कि आपका जो हाथ है, आपको वहाँ पे ठंडक महसूस होगी, ठीक है। आप करके देखिए। ऐसे ही गर्मियों के दिनों में क्या होता है, लोग पानी छिड़कते हैं, छत पे पानी छिड़कते हैं, अपने गार्डन में पानी छिड़कते हैं। तो क्या होता है, जब पानी छिड़कते हैं, पानी डालते हैं तो वाटर क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं और जो वहाँ आसपास की एनर्जी है, जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, कूलिंग हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर we perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gains energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of evaporation is absorbed for the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water help in absorb the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. देखिए होता है क्या, इजी भाषा में समझिए, इजी लैंग्वेज में, कि कॉटन होता है ना वो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो जब आपकी स्वेटिंग होती है, ठीक है, जब आपके पसीना निकलता है तो कॉटन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, वो जो वाटर उसमें मौजूद है, जो स्वेट पसीना आपके कपड़ों में, कॉटन क्लोथ्स में मौजूद है, वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होने लगता है। जब वो इवेपोरेट हो रहा है, अब अगर कोई भी चीज़ इवेपोरेट हो रही है तो क्या करती है, वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो आसपास की जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो वहाँ पे कूलिंग से हो जाती है, तो जिस वजह से आपको कॉटन के कपड़ों के और किसी कपड़े के मुकाबले कॉटन के कपड़ों में आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखिए अगर किसी ग्लास में
देखिए इस इमेज में देखिए क्या दिख रहा है आपको, ग्लास के चारों तरफ वाटर ड्रॉप्स हैं। तो वाटर ड्रॉप्स क्या है, क्या ग्लास के अंदर से वाटर बाहर आया? नहीं। होता क्या है कि जब आप एकदम ठंडा पानी लेते हैं तो जो आइस कोल्ड वाटर है ग्लास के अंदर, ठीक है, वो आइस कोल्ड वाटर जिसकी वजह से जो ग्लास है उसकी सरफेस भी एकदम कोल्ड हो गई है। जो कोल्ड सरफेस एकदम ठंडा हो गया ग्लास आपका, तो वो ग्लास क्या करता है, जो हवा में वाटर वेपर मौजूद है वो वाटर वेपर जब उस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, जिस वजह से वो वाटर वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको इस तरह से ग्लास में दिखाई देते हैं। ठीक है, आई होप आपका ये क्लियर हो गया। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।